नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस सत्र पे हम लोग बातचीत करेंगे इंडेक्स डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। कैसे इंडेक्स के माध्यम से चीजें आपको याद करनी है, इसके बारे में आज के इस सत्र में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, ब्लैक डे मनाइए, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि वो जो था वो भी बुरा दिन था। चलिए, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे कि अब ये इंडेक्स की बातचीत कर रहे हैं थोड़ा सा, तो पार्ट 1 जैसे आपको पता है, भारत का जो संविधान है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 22 पार्ट में डिवाइडेड है। आर्टिकल्स की बातचीत करें तो आपके 395 आर्टिकल्स हैं और लास्ट में जो है तो 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में पार्ट 1 स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके पहले इसकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल को भी ऐसी किसी, क्योंकि अच्छे से हमने डिस्कशन किया है प्रियम्बल को, फिर ऐसे कभी डिस्कशन करेंगे उसको भी। तो यहाँ पर पार्ट 1 से अपन इसको डिस्कशन करेंगे। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर निकल के आता है कि यहाँ पर आर्टिकल्स यूज होता है, तो एक बड़ा प्रश्न होता है विद्यार्थियों के मन में कि संविधान में सर आर्टिकल के यूज करते हैं और बाकी जो दूसरे अधिनियम है वहां पे धाराएं, सेक्शन के यूज किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा उत्तर यही है कि भारत का संविधान कहलाता है गाइडलाइन, मार्गदर्शिका। यानी इस देश में कोई भी नियम कानून जो बनते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत ही बनते हैं। तो कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी विधान जो गाइडलाइन के तौर पर यूज किया जाता है, तो वहां पर आर्टिकल शब्द यूज किए जाते हैं। और एग्जाम्पल यदि आपको चाहिए तो जैसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ से बंधे हुए हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी कन्वेंशंस होते हैं, अभिसमय होते हैं, और जब भारत उसको रेटिफिकेशन करता है, अनुसमर्थन करता है, तो फिर उसके संबंध में जो है तो वहां पर भी वो खासकर जो नियम कानून जो बनाए जाते हैं वहां पर भी आर्टिकल्स यूज किया जाता है। और जब भारत, कोई भी देश उसका समर्थन करता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही विधि बनाता है। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा विधायन, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर दस्तावेज जो एज ए गाइडलाइन, मार्गदर्शिका के तौर पर यूज होता है, वहां पे आर्टिकल शब्द यूज किए जाते हैं। तो ये आर्टिकल शब्द क्यों यूज किया जाता है उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अगली कहानी पे बढ़ते हैं। तो अब आपका पार्ट 1 देखते हैं। तो पार्ट 1 में आप देखोगे आर्टिकल 1 से 4 तक में बातचीत करता है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है काम का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3 यही काम के हैं। तो आर्टिकल 1 जो है, अब जैसे आप यहां पर देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 1 भाग 1 का जो है तो आपका आर्टिकल 1 कौन है, तो आर्टिकल 1 यदि आप देखोगे तो बेसिकली क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब बेसिकली कि इंडिया, ठीक है ना, मतलब इंडिया दैट इज भारत। तो एक प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भारत का जो नाम है ना, इंडिया और भारत, ये आपका जो है तो कहां पर यूज किया गया है? आर्टिकल 1 में। इंडिया और जो भारत है, ये दोनों नाम आर्टिकल 1 में यूज किए गए हैं। कहता है कि राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ मतलब वर्तमान में आप सभी को पता है कि 28 जो स्टेट्स हैं वो हैं, तो 28 स्टेट्स लिख लो। और वहां पर नीचे थोड़ा कहता है कि इसके तहत आपका जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो एक्वायर्ड जो स्टेट्स हैं वो भी आएंगे। पहले कुछ चीजों को एक्वायर्ड किया गया था, है ना, पौंडीचेरी को, गोवा को, बाद में उनको राज्य यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, जैसे अंग्रेज तो 47 में चले गए थे, लेकिन पौंडीचेरी बाद में मिला, गोवा बाद में मिला, एज ए हिस्ट्री आपको पता ही होगा। तो ये चीज तो वहां पे पहले रखा गया, बाद में फिर आपका पौंडीचेरी आपका यूटी हो गया और गोवा आपका एक स्टेट में आ गया। तो ये तो वर्तमान की बातचीत करें तो 28 स्टेट प्लस 8 यूटी। अब मेन चीज आप इतना लिख लो, बात खत्म। इस आर्टिकल्स के सामने जो मेन काम की चीज है इतनी है। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि जैसे
जैसे पहले ये जम्मू कश्मीर को भी मिला लें तो 29 स्टेट्स पर 20, चूंकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान है था, मतलब अब तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान था, वो सब चीजें थी, वहां पे अलग ही चीजें चलती थी, वहां की अलग आईपीसी थी, वहां की अलग सीआरपीसी थी। तो सभी चीजों को धीरे से समाप्त करके जो देश में कानून विधियां हैं वहां पर लागू कर दी गई। तो अब वर्तमान में 28 स्टेट, और चूंकि आपको पता होगा पहले 7 यूटी थे, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख आया तो 9 हो गए थे, लेकिन बीच में अभी 2 को, है ना, आपका किसको, नगर हवेली दमन दीप को वहां पे इकट्ठा, है ना, तो आपका जो गुजरात के ऊपर इधर कुछ छोटे छोटे टापूज हैं उनको इकट्ठा कर दिया गया। तो इस तरह से अभी वर्तमान में 8 हैं। तो ये सभी चीजें, ये चाहो तो आप एज ए नॉलेज, चूंकि मैंने बताया है, पढ़ाया है, तो जैसे कोई डेट वगैरह आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एज ए नॉलेज। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडेक्स मतलब होता है कीवर्ड्स का। तो इंडेक्स से याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इंडेक्स में जो चीजें हैं ना उनको आपको कीवर्ड्स में रखना है, बहुत डिटेल इंडेक्स में आप नहीं लिखना है आपको, ठीक है। जितना कम शब्दों में इंडेक्स आप रखोगे उतना बेहतर इंडेक्स से आप चीजों को याद कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि रिकॉल करना है, मतलब इंडेक्स में ऐसे शब्द को रखना है कि बस वो पढ़ें और बाकी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल तैर जाएं, पिक्चर झंझना जाए, ठीक है। बिल्कुल इंडेक्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि वो आपके चाबी, तो चाबी की को आपको खोजना है और उसको वहां पे रख लीजिए। अब अगला है आपका नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना। तो अब इसमें कुछ भी नहीं है आपका आर्टिकल 2 में, केवल एक यहाँ पर लिख लीजिए संसद, कि ये किसकी पावर है, पार्लियामेंट की, बात खत्म। तो पार्लियामेंट्री जो एक संसदीय एक पावर है, संसदीय शक्ति है, कि वो नए राज्यों को एस्टेब्लिश कर सकती है या उसको एडमिशन दे सकती है। तीसरा है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन करना, ये काम भी ध्यान रखना। इसमें 2 बातें याद रखना, संसद करती है और साथ में 2 शर्तों के तहत, 2 शर्तें यहाँ पर, 2 शर्तें, तो 2 कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, है ना, 2 शर्तें, तो 2 कंडीशंस पार्लियामेंट और 2 शर्तें लिख लीजिए। 2 शर्तें में पहला शर्त क्या बोलता है कि पहली शर्त यहाँ पे यही कहता है कि जैसे जिस राज्य का मान लो कि ना बंटवारा कर रहे हैं, तो उसको 2 राज्य में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक रिजोल्यूशन, एक संकल्पना उस राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान मंडल है, उसके सामने पेश किया जाएगा और पर्टिकुलर समय में डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, विचार किया जाएगा कि वहां पर ऐसा किया जाए कि नहीं किया जाए। और ऐसा विचार करने के बाद, ऐसा डिस्कशन करने के बाद फिर राष्ट्रपति विथ रिकमेंडेशन, सिफारिश के साथ उस कह सकते हो कि विधेयक को, बिल को पार्लियामेंट के सामने, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सदन के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, किसी के भी सामने पेश करेगा। फिर उसके बाद वो चर्चा होगी और जैसे आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुआ, इसी प्रकार से चीजें यहाँ पर अलग हो जाएंगी। अंदर का पंडित कभी कभी जागृत हो जाता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये आपका पर्टिकुलर क्लॉज यहाँ पे कहता है। क्लियर कहानी है ना। आजकल ये भी बड़ा सरदर्द होता है, अंदर के चीजें जागृत हो जाना। एक लड़की का अंदर का ठाकुर जागृत हो गया तो लोग उसको काफी ट्रोल कर रहे हैं। अरे ठीक है यार, अब वो किस इंटेंशनली बोला, गुस्से में बोला, यदि हमको संविधान कहता है कि हम अपने धर्म को बिल्कुल फक्र से बोल सकते हैं कि हम इस धर्म के हैं, भाई हम किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते हैं। हाँ, यदि वो बोली कि मैं एक पर्टिकुलर धर्म की हूं तो मैं दूसरे धर्म के लोगों की 12 बजा सकती हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन है ना, तो अब ठीक है, उसने उस धर्म का एक पर्टिकुलर नाम लिया और उसके बाद उसने कुछ बात बोली, तो वो थोड़ा, और एक तो क्या है ना कि ऐसा बात बोली, ऊपर से लड़की ने बोला, तो वैसे ही जो है तो थोड़ा सा आग लग जाती है पुरुषों को कि अच्छा लड़की होके तेज चल रही है। वो मर्दानी सेकंड रानी मुखर्जी की पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एक्चुअल मतलब देखा जाए उसमें बहुत साइकोलॉजी बताती है, आदमी थोड़ा ऐसे ही होता है, उसको मिर्ची बहुत जल्दी लगती है। बस ये है कि वो एक आदमी ऐसा होता है कि जो मिर्ची लगी है उसको देर से रिएक्ट करता है और कुछ तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। पर मिर्ची सबको लगती है भाई, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं ना, तो यही हम देखते सुनते रहते हैं। पापा ने जोर से बोल दिया, मम्मी चुप हो गई, भैया ने जोर से बोल दिया, भाभी चुप हो गई, भाई ने जोर से बोल दिया, छोटी बहन चुप हो गई। तो ये हम देखते रहते हैं, तो वही हमको लगता है कि अच्छा ये तेज बात कर रही है, हमारे घर में तो सब औरतें चुप हो जाती हैं,
जब कोई आदमी तेज बोल देता है, और ये औरत तेज बोल रही, कैसे तेज बोल रही है, बड़ा तक्का लगता है। वो सब यही समाज में रहते हैं ना, तो क्या करें, हम पुरुष वही हैं, एक ही जैसे ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस रिएक्शन का तरीका सबका अलग अलग। वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका परिवर्तन की बातचीत, दो शर्तें याद हो गया ना। अब ये छोड़ दो, एक आध आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं पूछता क्या है क्या नहीं है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो काम की बातें बस ऐसे ही आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब आते हैं सिटीजन, नागरिकता के संबंध में। तो नागरिकता के संबंध में जो है तो आपके आर्टिकल 5 से 11 तक है, ठीक है। अब देखो इन आर्टिकल्स को कैसे ध्यान में रखना है। तो सिटीजन के संबंध में जो है तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को जब क्लास में पढ़ाया था, तो इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला कि भाई सिटीजन को निर्धारित करने के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स है, 3 हैं। तो यहाँ पर संविधान के प्रारंभ पर, कमिसमेंट मतलब सिटीजनशिप एट द कमिसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आप कमिसमेंट के साथ गोला लगा करके लिख सकते हैं कि 26/11/1949। समझ में आ गया क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आपका आर्टिकल जो है वो 394 क्या कहता है कि ये जो आर्टिकल 5 है, 5, 6, 7, 8 देख लोगे, 394 आर्टिकल में ये कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये डेट कहाँ मिलेगी आपको? भारतीय संविधान की प्रियम्बल में, प्रस्तावना में ये डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो प्रियम्बल में ये डेट लिखी हुई है, उस तारीख को जो है तो आपका ये पर्टिकुलर आर्टिकल, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस पर्टिकुलर मतलब कि यहाँ पे आर्टिकल। अब यहाँ पर प्रारंभ पर नागरिकता, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अधिवास, अधिवास, ठीक है ना। इंग्लिश में जो है तो डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के आधार पर, अधिवास के आधार पर नागरिकता का जो निर्धारण है वो डोमिसाइल के आधार पर आपका आर्टिकल जो है तो कौन सा कहता है? 5 कहता है। फिर आपका आते हैं कि आपका आर्टिकल 6 और 7 जो है तो ये किसके आधार पर कहता है? माइग्रेशन के आधार पर, प्रव्रजन के आधार पर, प्रव्रजन। तो माइग्रेशन के आधार पर नागरिकता का जो निर्धारण है वो आपका आर्टिकल 6 और 7 में यहाँ पे कहता है। अब देखो आर्टिकल 6 और 7 में इन जनरली कोई प्रश्न नहीं बने हैं, लेकिन आप एज ए नॉलेज यहाँ पर केवल 2 डेट लिख सकते हो जो इनमें है, कभी उनको लेकर के प्रश्न बन जाएगा। तो आर्टिकल 6 में जो डेट है, अच्छा आर्टिकल 5 में एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसमें 3 तरीका, तो अधिवास लिख दो। अब यहाँ पे तीन तरीका, ठीक है ना, 3 तरीका, माफ करने से थोड़ा पूरा कर लिया। अब इसमें पहला है तो वहां पे वही है कि तो या तो उसका जन्म हुआ हो माता पिता, या 5 साल ऑर्डिनरी 5 साल तक जो प्रारंभ के पहले, बिफोर है ना कमिसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 5 साल पहले भारत में सामान्य तौर पर, माफ कीजिएगा, रहा हो, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक, अधिवास के आधार पर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बस। फिर आर्टिकल 6 में डेट, कौन सी डेट है बताओ जल्दी से, वो डेट कौन सी है? डेट कौन सी है? 1948 की है, 19 जुलाई। तो इसमें वो डेट याद रखो, 19 जुलाई 1948। ये डेट याद करो बस, बात खत्म, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है। इस डेट के पहले कोई भी आ गया भारत का नागरिक, मतलब इस डेट के पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया, मतलब उस समय जो पाकिस्तान डिक्लेयर्ड हो गया था, वो पाकिस्तान से भारत आ गया, वो भारत का नागरिक। 19 जुलाई के बाद आया तो अब 6 महीने रुक ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद नागरिक। अब आपका आर्टिकल 7 में एक डेट लिखी है, क्या डेट लिखी है? मार्च, कौन सी मार्च? 1 मार्च 1947। हाँ, 1 मार्च 1947। इस डेट तक लगभग तय हो गया था पाकिस्तान क्या कहलाएगा। तो जो इस डेट के यहाँ पे ध्यान रखना, साफ तौर पे कहता है कि बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया, फिर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त। अब वो व्यक्ति यदि मान लो पाकिस्तान में रहा, उसको लगा कि नहीं मजा नहीं आया, वापस लौट आया 2 दिन बाद भी, 2 महीने बाद भी, 2 साल बाद भी,
तो पहले वो यहाँ 6 महीने रहेगा, फिर नागरिकता के तौर पर अप्लाई करेगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगी। तो ये थोड़ा सा कुछ प्रोविजंस पूछते बहुत कम है, फिर भी ध्यान रखना। तो 6 7 8 में इसको यहाँ पे तो प्रोविजन 8 में कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता का निर्धारण, यानी कि जिसको बोलते हैं पंजीकरण के आधार पर। तो कोई भी, अब देखो विदेशी दो हुआ, एक पाकिस्तानी और दूसरा कोई अदर। अब मान लो कोई इंग्लैंड का नागरिक है, कोई पुर्तगाल का नागरिक है, फ्रांस का नागरिक है, उनको बाद में लगा कि भैया भारत में आकर के बसना है, तो आर्टिकल 8 के तहत वो नागरिकता भारत में, चूंकि ओरिजिन उनका उद्भव जन्म भारत में हुआ, तो भारत में बाद में, पहले मान लो कि इंग्लैंड वाले जब यहाँ से अंग्रेजों भागो तो भाग गए, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार, जन्म तो अपना इंडिया में हुआ, इंडिया जाके बसना चाहिए, तो ऐसे बसे हैं। ऐसे बहुत सारे अंग्रेज भी, फ्रांसीसी भी, पुर्तगाली भी, मुंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, बड़े शहरों में अभी भी बहुत सारे विदेशी बसे हुए हैं। नहीं, वो तो फिर वो ऐसे विदेशी होते हैं जो गलत तरीके से घुसते हैं। अभी बांग्लादेशी काफी पकड़ाए गए थे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो बाकी कोई नागरिकता ले, अभी तो चूंकि आपका, अभी आगे बढ़ते हैं, बातचीत करेंगे, तो ये ध्यान रखिए। अगला है कि ये आर्टिकल 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई भी व्यक्ति वॉलेंट्री यदि फॉरेन की विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता स्वीकार कर ली, अब वो कनाडाई कहलाते हैं, इंडियन नहीं कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने यदि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये चीज भी जो है तो ये आर्टिकल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश करती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आर्टिकल 9 इतना ही है। आर्टिकल 10 का हेडिंग में पढ़ लोगे चल जाएगा, इससे ज्यादा आर्टिकल 10 ज्यादा परेशान नहीं करता है, बहुत कम पूछा गया है, इनफैक्ट कि पूछा भी नहीं गया है। आर्टिकल 11 यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संसद, पार्लियामेंट जो है तो नागरिकता के संबंध में जो भी विधि बना सकती है। सिटीजनशिप वैसे भी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यदि आप शेड्यूल 7 अनुसूची 7, ठीक है, अनुसूची 7 का जो पहली लिस्ट है, यूनियन लिस्ट पलटोगे तो यूनियन लिस्ट में देखोगे तो शायद नागरिकता जो है तो उसमें शुरुआत में ही मिल जाएगी। देख लोगे आप, वहां पर देखोगे तो आपका 17 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो इसके साथ, आप इसके साथ आर्टिकल 11 के साथ क्या लिख लो, आपका जो अनुसूची है, अनुसूची 7 शेड्यूल 7 में जो आपका यूनियन लिस्ट है, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट है, उसका एंट्री नंबर जो है तो एंट्री नंबर 17 में जो है तो कहता है कि नागरिकता ये एक तरह से यूनियन संघ का विषय है, तो नागरिकता के संबंध में विधि कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो इसके संबंध में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में आपका एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका, इंडियन जो है तो सिटीजनशिप, अरे शिप एक्ट 1955, बोर्ड में थोड़ा साफ लिखने की आदत में डालूंगा। अनुसूची 7 यूनियन लिस्ट एंट्री 17 लिख लो, अंग्रेजी वाले, है ना, हिंदी वाले अनुसूची 7 संघ सूची, उसकी प्रविष्टि नंबर 17, भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है ना, भारतीय नागरिकता अधिनियम इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अरे तुमको इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग इसलिए लिख करके मैं यहाँ पे आदत डलवा रहा हूँ, कोर्ट में चले जाओगे बाबू जो है तो किसी आदेश में साइन करवाना हो, ऐसा लिखेंगे घुमा घुमा करके। वैसे तुम लोग तो एडीपीओ बनोगे तो दिक्कत नहीं है, जज बनते तो ज्यादा सीखना पड़ता है, राइटिंग सीखना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, 1955, 1955, 55 नहीं दिख रहा, ये थोड़ा साफ लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ इंडियन, अच्छा ऊपर कर दूं, हाँ ठीक, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, क्लियर, थोड़ा साफ लिख दिया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ऐसा नहीं मैं साफ नहीं लिख सकता, देखो अच्छे से लिखता हूं, भारतीय नागरिकता
पर इतना अच्छा लिखने के लिए पता चला मैं लिखते रहा, तुम लोग इतने में सो गए, पीछे से खर्राटों की आवाज आई, इसीलिए मैं जो है तो जल्दी जल्दी लिख करके अपना काम चलाता हूँ। ठीक है समझ में आ गया? हाँ, क्लियर कहानी, अब दिखा साफ। तो ये आपका सिटीजनशिप के संबंध में, और साथ में जो है तो हमने कह सकते हो कि पार्ट 1 को और पार्ट 2 के इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से देखा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से?